बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं चिट्टा अनपढ़ था, मगर ये राज कोई नहीं जानता था क्योंकि मैं अंग्रेजी फर फर बोलता था। यूं ही कि लेडी डॉक्टर मेरी पर्सनैलिटी से इतनी मुतासिर हुई कि मुझसे शादी कर ली। मैं बहुत खुश था, मगर शादी की पहली रात ही पता नहीं उसे कैसे मालूम पड़ गया था कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूं, तो मुझसे तलाक मांगने लग गई। मैं बहुत परेशान हुआ कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यूं मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि मुझसे तलाक ना लो, तो वो एक शर्त पर मान गई कि तुम कभी मेरे पीछे क्लिनिक ना होगे। मैं मान गया, भला क्लिनिक में मेरा क्या काम। एक दिन मेरी अचानक शदीद तबीयत खराब हुई, तो मैं बीवी के क्लिनिक चला गया। मगर आगे का मंजर देखते ही सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहां तो बीवी का क्लिनिक नहीं बल्कि अपना। मेरा नाम काशिफ है और मैं एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे पैदा होने से पहले ही मेरी अम्मा मर गईं और बाप भी गुर्बत की नजर हो गया। मैं 8 साल का था जब मैं यतीम होकर अपने चचा ताया के रहमो करम पर रह गया। शुरू शुरू में तो मेरे चचा चाची और बाकी फैमिली वाले मेरे साथ बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन फिर बाद में उनका रवैया मेरे साथ लिया दिया हो गया। सब झड़क कर बात करते और खाना देते वक्त भी वो लोग नाक चढ़ा लेते थे। यहां तक कि आगे चलकर जब मैंने कहा कि मैं भी आप लोगों के बच्चों की तरह स्कूल जाया करूंगा, तो पूरे घर में भूचाल सा गया और वो कहने लगे कि तुम्हें कौन पढ़ाएगा और तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा कौन उठाएगा। हम लोग तुम्हारा पेट पाल रहे हैं, इसी में इक्तफा करो। उनकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। जब मेरे माँ बाप जिंदा थे तो वो लोग मेरे साथ ऐसा सुलूक बिल्कुल ना किया करते थे, बल्कि बहुत प्यार और मोहब्बत से मिलते थे। फिर घर के सारे बच्चे मेरे सामने स्कूल जाते और मैं खामोशी से घर के छोटे छोटे काम किया करता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे चचा ने मुझे एक दुकान पर लगा दिया और कहने लगा कि आज के बाद तुम तमाम काम किया करोगे। अगर तुम काम करोगे तो ही तुम्हें खाने के लिए मिलेगा, वरना फारिग तुम्हें रोटी का एक नवाला भी नहीं मिलेगा। और फिर उनकी पहली बात सच साबित हुई। मैं काम करके आता, उनको पैसे देता था, तभी जाकर मुझे खाना मिलता था, वरना मुझे भूखा ही रहना पड़ता था। मैं इन हालात से बहुत तंग आता जा रहा था और अब तो ये जुल्म सितम मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था। इसीलिए मैं घर वालों के सामने बदतमीजी भी करने लग गया था, जिसकी वजह से मेरे चचा ने काफी बार मुझे मारा भी था, मगर मैं ढीठ बन चुका था। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो इन सब भाइयों में ये बात उठी कि वो अब जायदाद का बंटवारा करेंगे और हर भाई को उसका हिस्सा मिलेगा। इस हिसाब से मेरे बाप का हिस्सा मुझे मिलना था, लेकिन मैंने बातों में सुना कि वो लोग मेरे बाप का हिस्सा खुद ही हड़प करना चाहते थे। इसलिए मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे मेरे बाप का हिस्सा किसी भी हालत में चाहिए। उनका बेटा होने के नाते उस हिस्से का हकदार मैं हूं। लेकिन उन लोगों ने मेरी धमकी को सीरियस ना लिया, लेकिन मैंने अपने दोस्तों के साथ जाकर पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ रिपोर्ट जमा करा दी। मेरे खानदान को मुझसे ऐसे कदम की बिल्कुल भी तवक्को ना थी, इसलिए उन्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ कर भी ना सकते थे। इसीलिए चुपचाप जायदाद में मुझे मेरा हिस्सा दे दिया और कहा कि आज के बाद तुम यहां ना आना, हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं भी भला कहां इन मतलब बरस लोगों के साथ रहना चाहता था, इसलिए उनसे अलग होकर अपने घर चला गया और उसी में अकेला रहने लगा। मेरे दिन यूं ही गुजर रहे थे। मैं मजदूरी करके आता और अपना अच्छा खाता पीता। जिंदगी बहुत मजे से गुजर रही थी कि एक बार मेरा छोटा सा रोड एक्सीडेंट हुआ और मेरा दोस्त मुझे लेकर अस्पताल चला गया। वहां मैंने एक डॉक्टर को देखा जो बहुत ही प्यारी और खूबसूरत थी। पहली ही नजर में वो मेरे दिल को भा गई। वो सबसे प्रोफेशनल तरीके से इंग्लिश में बात कर रही थी। चूंकि मैं बिल्कुल अनपढ़ था, मगर ये राज कोई नहीं जानता था, क्योंकि मेरी अंग्रेजी फर फर थी। क्योंकि मुझे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन किसी ने मुझे स्कूल न जाने दिया। मगर जब भी उनके बच्चे पढ़ते थे तो मैं भी उनके पास जाकर बैठ जाता था और जो कुछ वो पढ़ते थे उसे मैं भी समझता रहता था। कुछ मेरे दोस्तों की वजह से भी मुझे अंग्रेजी आती थी और कुछ जब मैं अकेला रहने लग गया था तो मैं ऑनलाइन मोबाइल पर अंग्रेजी की क्लासेस खोल कर बैठ जाता था। यूं उस लेडी डॉक्टर से मैंने भी फर फर अंग्रेजी में बात की। मेरे साथ इतनी देर अंग्रेजी में बात करके वो मुझसे, मेरी और पर्सनैलिटी से इतना मुतासिर हुई कि मुझसे शादी कर ली। मैं बहुत खुश था। मैंने कभी सोचा भी ना था कि मेरी किस्मत यूं खुल जाएगी और एक डॉक्टर से मेरी शादी हो जाएगी।
ये तो किसी ख्वाब जैसा ही था। मगर शादी की पहली रात ही पता नहीं उसे कैसे ये मालूम पड़ गया कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ, और वो मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हुई। वो कहने लगी कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे शादी की है। तो वो मुझसे तलाक मांगने लगी। मैं बहुत परेशान हुआ कि इस तरह अगर बीवी पहली ही रात तलाक लेकर चली गई तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। यूं मैंने उसकी मिन्नत समाजत की कि मुझसे तलाक ना लो। तो वो एक शर्त पर मान गई कि तुम कभी मेरे पीछे क्लिनिक ना आओगे। मैं मान गया था। भला क्लिनिक में मेरा क्या काम था। यूं हम दोनों सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। वो रोजाना तैयार श्यार होकर अपने क्लिनिक चली जाती थी और मैं भी अपने काम पर चला जाता। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन फिर जब मैंने अपनी बीवी की हरकतों पर गौर करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे कुछ बहुत ही अजीब है। वो रोजाना तैयार होकर क्लिनिक जाती थी, लेकिन जब वापस आती तो ऐसा लगता कि जैसे कोई अखाड़े में लड़ कर आया हो। उसकी हालत इतनी बुरी होती कि मुझे खुद ही खाना बनाना पड़ता, जबकि असल में एक डॉक्टर की हालत ऐसी तो बिल्कुल भी ना होती थी। मैंने कहा कि तुम इतना ज्यादा क्यों थक जाती हो। तो वो कहती कि मेरे क्लिनिक पर बहुत काम होता है, बहुत मरीज इलाज करवाने आते हैं, इसीलिए मैं थक जाती हूँ। मैं उसकी बात सुनकर खामोश हो जाता था। मैं उससे कोई दूसरा सवाल भी ना कर सकता था, क्योंकि उसने मुझे तलाक की धमकी दे रखी थी और ना ही मुझे उसके क्लिनिक जाने की इजाजत थी। इसलिए मैं खामोश हो गया। मैंने उसे मशवरा दिया कि अगर तुम ज्यादा थक गई हो तो 2-4 दिन छुट्टी कर लो, क्लिनिक को बंद कर दो। मुझे तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है, क्योंकि रोजाना वाकई उसकी तबीयत अब खराब रहने लगी थी। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं अपने क्लिनिक से कभी भी छुट्टी नहीं कर सकती। वहां जाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर का रोजाना ड्यूटी देना बहुत जरूरी है। उसकी बात सुनकर मैंने हाँ में सर हिला दिया कि हाँ, वाकई रोजाना कितने ही लोग बीमार होते थे और उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर का हाजिर रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता था। एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हुई और मुझे अपनी बीवी के क्लिनिक जाना पड़ा। जैसे ही मैं उसके क्लिनिक पहुंचा तो ये देखकर मैं हैरान रह गया था। वहां तो मेरी बीवी का क्लिनिक था ही नहीं, बल्कि उसके क्लिनिक में तो कोई औरत ही बैठी थी जिसका कहना था कि ये उसका क्लिनिक है। मैं हैरान रह गया कि वो क्या बोल रही थी। ये तो मेरी बीवी का क्लिनिक था, जहां मैं पहली बार उससे मिला था। तो उसने कहा कि तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे ये खबर सुनकर गहरा सदमा लगा। भला ये मेरा कोई ख्वाब कैसे हो सकता था। जैसे ही मेरी बीवी वापस आई तो मैंने उससे कहा कि आज मैं तुम्हारे क्लिनिक पर गया था। ये सुनते ही मेरी बीवी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने मुझसे चीख कर बात करना शुरू कर दी और कहा कि मैंने कितनी बार तुम्हें मना किया था कि मेरे क्लिनिक पर मत आना, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात न मानी। तो अब तो मुझे तलाक दे दो, अभी की अभी तलाक दो। उसने दोबारा से तलाक की रट लगाना शुरू कर दी थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। बस इतनी सी बात पर वो मुझे तलाक देने का बोल रही थी। पहले की बात और थी, तब वो मुझ पर गुस्सा थी, दरमियान में वो मुझसे गुस्सा नहीं रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब हमारे दरमियान सब ठीक हो गया है, लेकिन उसका दोबारा से वही जनूनी अंदाज में तलाक का मुतालबा मेरे लिए हैरत का बाइस था। मैंने कहा कि वहां मौजूद औरत बोल रही थी कि इस उसका क्लिनिक है। दोबारा उसी बात पर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो कहने लगी कि वो झूठ बोल रही थी, वो मेरा ही क्लिनिक है। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं भी अपनी बात पर अब अड़ गया था। तो वो कहने लगी कि वो मेरा ही क्लिनिक था, लेकिन मैंने अपना क्लिनिक दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया है, इसी वजह से वो शायद ये कह रही होगी। वो मेरा क्लिनिक नहीं है। अब की बार उसने नरम अंदाज में जवाब दिया था, लेकिन मुझे उसकी बात बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे दाल में कुछ काला जरूर है। मुझे उसके बारे में पता लगाने की बहुत जरूरत थी। इसलिए मैंने ये सोच लिया था कि मैं पता लगा कर रहूंगा कि मेरी बीवी आखिर कहाँ जाती है और ये क्लिनिक का क्या राज है। अगले दिन मेरी बीवी दोबारा से क्लिनिक जाने के लिए तैयार हो गई। मैं चूंकि पहले ही काम पर चला जाता था, लेकिन आज मैं काम पर नहीं गया था। तो मेरी बीवी ने मुझे हैरत से देखा और कहा कि आज तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या। तो मैंने कहा कि नहीं, आज मेरी काम की छुट्टी है, तुम जाओ, मैं आज घर पर ही रहूंगा। मेरी बात सुनकर उसने मुंह बनाया और जाते जाते भी मुझे धमकाना ना भूली और बोली कि मेरे क्लिनिक आने की गलती मत करना, वरना मैं तुमसे इस बार तलाक मांगने के बजाय सीधा खुला ले लूंगी। मैंने ताबेदारी से सर हिला दिया, मगर जैसे ही वो घर से बाहर गई मैं भी उसके पीछे पीछे उसका पीछा करने लगा। आखिर पता तो चले, जब क्लिनिक उसका नहीं है तो ये रोज तैयार होकर कहाँ चली जाती है। मैंने कुछ देर उसका पीछा किया, मगर
मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तो वाकई उसी क्लिनिक में दाखिल हो रही थी। मैंने सोचा कि वाकई कल वो औरत मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं वापस जाने ही लगा था कि मेरी बीवी वहां से वापस आती हुई नजर आई और दोबारा से एक रिक्शे में बैठकर कहीं और चल दी। मैं भी जल्दी से उसका पीछा करने लगा था, मगर जैसे ही उसने एक जगह रिक्शा रुकवाया तो मैंने हैरत से उस जगह को देखा। ये एक शहर से दूर होटल नुमा ढाबा था, जहां गांव के लोग और मुसाफिर खाना खाने आते थे। वहां पहुंचते ही मेरी बीवी ढाबे के अंदर दाखिल हुई और वहां के मुलाजमीन के साथ काम में लग गई। उसकी यह हरकत देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई थी। मैं तो आज तक उसे डॉक्टर समझता आया था, मगर ये तो। उसे वहीं छोड़कर मैं घर वापस आ गया। जैसे ही वो घर पर वापस आई तो मैं उससे रोजाना की तरह दिन भर का हाल अहवाल पूछा। बदले में उसने वही जवाब दिया जो रोजाना दिया करती थी। मैंने उससे पूछा कि वो उस ढाबे पर काम क्यों कर रही थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग फक हो गया। उसने शायद कभी सोचा भी ना था कि मैं उसके बारे में इतना सब जान जाऊंगा। मेरी बात सुनकर वो दोबारा से गुस्सा होने लगी। मैंने कहा कि इस तरह बिला वजह नाटक करने से कुछ भी नहीं होगा। बेहतर यही है कि तुम मुझे सारा सच बता दो। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं और वो कहने लगी, कौन सी सच्चाई? मैंने बोला कि वो सच जिसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताना चाह रही थी। आज मैं सब सच सुनना चाहता हूं, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम एक ढाबे पर काम करती हो, कोई डॉक्टर नहीं हो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर खामोश बैठी रही और कहने लगी कि मैं तुम्हें सच बता देती हूं, लेकिन तुम किसी को ना बताना कि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, मगर तुम मुझे सारा सच बताओगी। उसने सारा सच बताना शुरू किया और कहने लगी कि मैं और मेरा भाई अपने माँ बाप की बहुत लाडली औलादें थीं, लेकिन अचानक एक कार एक्सीडेंट में मेरे माँ बाप की मौत हो गई। ये हादसा हमारे लिए किसी गहरे सदमे से कम न था। मेरी दादी ने हम लोगों को मनहूस कहकर वहां से निकाल दिया था। मेरी मामी ने हमें सहारा दिया, मगर उनका भी अपना ही लालच था। उन्होंने मुझसे घर के काम करवाना शुरू कर दिए और मेरे भाई की कमाई खानी थी। जैसे जैसे मैं जवान होती जा रही थी, मेरे मामू के बेटे की मुझ पर बहुत बुरी नजर पड़ती जा रही थी। मैंने कई बार अपने मामू को भी ये बताने की कोशिश की, लेकिन फिर ममानी मुझे चुप करवा देती थी। वो तो जैसे मेरी किसी भी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही न थी। हमेशा मुझे ही गलत कह देती और कहती कि एक तो मैंने तुम जैसी यतीम को सहारा दिया है, ऊपर से तुम मेरे बच्चों पर इल्जाम लगा रही हो। हर दूसरे दिन बहाना बनाकर मुझे धक्का देकर घर से निकाल देती। मैं जवान हो रही थी, मेरा एक ही भाई था, हम दोनों कहाँ जाते, हमारा तो कोई अपना भी ना था। घर में सब लोग मुझे गलत समझने लग गए थे, यहाँ तक कि मेरे भाई को भी मेरी ममानी ने भड़का भड़का कर मेरे खिलाफ कर दिया था। और फिर एक दिन घर में कोई भी ना था, तब मेरे मामू के बेटे ने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की, मगर मेरी किस्मत अच्छी थी जो ऐन वक्त पर मेरा भाई आ गया और मुझे बचा लिया। जब मेरी ममानी ने देखा कि मेरे भाई को सब कुछ पता चल चुका है, तो उसने भी अपने बेटे को गलत बोला और हम लोगों के साथ अच्छी बन गई। और उसके बाद उन्होंने मेरी शादी एक आदमी से करवा दी। पहले तो मेरा शौहर मेरे साथ बिल्कुल ठीक रहता था, लेकिन फिर बाद में मुझे ये पता चला कि वो तो एक नंबर का मवाली और शराबी है। जुआ, लड़कीबाजी, मारपीट, हर तरह के कामों में मुलविस है। ये सब जानने के बाद मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था। अब मुझे ये पता चला था कि मेरी मामी मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों बन रही थी। वो हमेशा से हमारी दुश्मन रही थी, फिर भला शादी के वक्त वो हमारी दोस्त कैसे हो सकती थी। उन्होंने अपने बेटे का बदला हम लोगों से लिया था। अब मेरा शौहर मेरे साथ बहुत सख्त रवैया रखने लगा था। जब भी वो शराब पीकर आता और गुस्से में होता तो मेरे साथ मारपीट करता, लेकिन मैं खामोशी के साथ सब कुछ सह जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि इसके अलावा मेरे पास कोई भी चारा नहीं है। मेरा भाई भी मजबूर है, अगर मैं तलाक ले भी लूं तो वो एक तलाक याफ्ता बहन को लेकर कहाँ जाएगा। इसलिए मैं हर जुल्म और सितम खामोशी से सहती रही। लेकिन उस दिन तो मानो मेरे सर पर कयामत ही टूट पड़ी, जब मेरे शौहर ने मुझे जुए में गिरवी रख दिया और फिर वो ये बाजी हार गया। घर आकर उसने मुझे बोला कि अपना सामान बांधो और एक रात के लिए तुम उनके साथ रहोगी। ये सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने कभी भी ना सोचा था कि वो इतना बड़ा बेगैरत होगा। और फिर शाम के वक्त 4 आदमी मुझे लेने के लिए आ गए। मैं किसी भी सूरत उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर ने मुझे जबरदस्ती उनके साथ भेज दिया। रास्ते में मौका पाकर मैं भागने में कामयाब हुई।
जब मेरे शौहर को ये बात पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुआ और उसने मेरे भाई तक ये पैगाम पहुंचाया कि मैं किसी लड़के के साथ भाग गई हूँ। मेरा भाई ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ और वो भी मेरी तलाश में निकल पड़ा। मैं अपने भाई को सच बताना चाहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भागी नहीं हूं, बल्कि ये इंसान मुझे बेचने जा रहा था। मामी ने भी घर में एक हंगामा बर्पा कर दिया था। उनके बेटे ने मेरे साथ जो गलत हरकत की थी, मौके का फायदा उठाया था। उन्होंने उसका सारा इल्जाम भी मुझ पर ही डाल दिया था और कहा कि उस दिन उनका बेटा नहीं बल्कि उसके साथ गलत काम करने की मैंने कोशिश की थी। ये सुनकर मेरे भाई का सर शर्म से झुक गया। मेरे लिए हर तरफ से वापसी के दरवाजे अब बंद हो गए थे, लेकिन मैंने भी ये सोच लिया था कि अब इन लोगों के सामने मैं झुकूंगी नहीं और ना ही गलत का साथ दूंगी। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने किसी की परवाह किए बगैर पुलिस स्टेशन का रुख किया। वहां जाकर मैंने पुलिस को सारा सच बता दिया। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तो वाकई मेरी सारी बातें सच निकल आईं। मेरा शौहर वाकई हर तरह के गलत कामों में मुलव्विस था और उसने मुझे जुए में बेचा भी था। इस बात पर मेरे शौहर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई और जिन लोगों ने मुझे उठाने की कोशिश की थी उन लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। जब मेरे भाई को सारी सच्चाई का इल्म हुआ तो उन्हें और भी ज्यादा दुख हुआ। उन्होंने अपनी गलत फहमी के लिए मुझसे मुआफी मांग ली और कहा कि अब हम दोनों यहां से बहुत दूर चले जाएंगे, लेकिन दूर जाने से पहले मुझे अपने शौहर से तलाक लेनी थी। मैं सारी जिंदगी उसके नाम पर नहीं रह सकती थी। जब मैंने अपने शौहर से तलाक का मुतालबा किया तो उसने मुझे तलाक देने से मना कर दिया। तो मैंने कोर्ट में खुला के पेपर्स जमा करवा दिए और इस तरह मैंने अपने शौहर से छुटकारा पा लिया। लेकिन बाद में मेरे भाई ने मुझे शहर आकर अंग्रेजी सिखाई, मगर मुझे कोई नौकरी ना मिली क्योंकि मेरे पास सरकारी डिग्री ना थी। इसलिए मैं और मेरा भाई उस ढाबे पर काम करने लग गए। उस क्लिनिक में सफाई करने वाली मेरी एक दोस्त है। मैं कभी कभी उससे मिलने वहां चली जाती हूँ। वो मेरी बिल्कुल वैसे ही इज्जत करती है जैसे वो अपनी डॉक्टर की करती है और उसने सब में ये मशहूर कर रखा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अपने साथ डॉक्टर का लफ्ज जुड़ा सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। जिस दिन तुम वहां आए तो मैं सबसे इंग्लिश में बात कर रही थी क्योंकि मुझे इंग्लिश में बात करना बहुत अच्छा लगता है। लोगों को ये लगता है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, कोई अफसर हूँ। मैंने भी तुम्हें इंग्लिश में बात करते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम ज्यादा पढ़े लिखे और समझदार इंसान होगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ। कम से कम एक तमीजदार इंसान तो मिल जाएगा और मेरे भाई का भी बोझ कुछ कम हो जाएगा। मगर शादी के बाद मुझे ये पता चला कि तुम भी मेरी तरह से अनपढ़ हो। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पहले शौहर की तरह तुम भी गुंडे होगे। इसलिए मैं तुमसे बार बार तलाक का मुतालबा करती थी और मैंने अपना काम सिर्फ इसी वजह से न छोड़ा था क्योंकि मुझे ये लगा कि तुम कभी भी मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर सकते हो। इसलिए मुझे अपना काम करते रहना चाहिए। मैं पहले की तरह बेआसरा नहीं होना चाहती थी, इसलिए अब अपने भाई के साथ वहां पर काम करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर मैंने अफसोस से गर्दन हिलाई। अगर उसने सारी जिंदगी दुख उठाया था तो मैं भी ऐशो इशरत में नहीं रहा था। इसलिए मैंने भी अपनी सारी रुदाद उसको सुना डाली। मैं भी तो यतीम था और तुम्हारे पहले शौहर जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इज्जत के लिए जान भी दे सकता हूँ, भरोसा रखो। मैंने बोला कि अपने भाई को यहाँ ले आओ, मेरा घर अकेला है और यहाँ मुखलिस लोगों की बहुत कमी है। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी में एक बहार आ गई थी। भले मेरी बीवी यतीम थी, बेसहारा थी, तलाक याफ्ता थी, मगर मुझ जैसे यतीम के लिए शायद वही बेहतरीन हमसफर थी। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।